कल्पना कीजिए कि हम दो समान गेंदों को समान ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। अब इनमें से इस पहली गेंद को तो हम सीधा ही नीचे गिरा रहे हैं, यानी यह सीधे ही नीचे आ जाती है, और दूसरी गेंद को हम इस प्रकार से सरका रहे हैं जिसकी वजह से यह लुढ़कते हुए नीचे आती है। अब यहाँ पर हम इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में से किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्यादा कार्य किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल का उत्तर हम कैसे देंगे। इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि हम कार्य की गणना कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर होता है पिंड पर आरोपित बल गुणा पिंड का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए इन दोनों स्थितियों में किए गए कार्य की गणना करने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर इन गेंदों पर कौन सा बल आरोपित हो रहा है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की थी, तो हमें यहाँ पर गुरुत्वीय बल के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि इन दोनों गेंदों पर समान होगा क्योंकि ये दोनों समान गेंदें हैं, यानी इनका द्रव्यमान एकदम समान है। आपको यह भी पता होगा कि गुरुत्वीय बल बराबर m गुणा g होता है, तो यह तो दोनों स्थितियों में समान ही रहेगा। अब चलिए विस्थापन के बारे में बात करते हैं। तो पहली स्थिति में देखिए यह गेंद सीधे ही नीचे गिर रही है, यानी यहां पर इसका जो विस्थापन है वह इस गेंद की जमीन से ऊंचाई हो जाने वाली है। तो पहली स्थिति में जो किया गया कार्य है वह आ जाएगा mg गुणा h। अब चलिए दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो इस दूसरी स्थिति में जो विस्थापन है वह यहां से लेकर यहां तक है, और हम यह समझ सकते हैं कि यह जो विस्थापन है वह इस गेंद की जमीन से जो ऊंचाई है उससे ज्यादा है, यानी हम देख सकते हैं कि यह लंबाई इस लंबाई से ज्यादा होने वाली है, यानी इस ऊंचाई से ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा है तो चलिए इस विस्थापन को हम s कह देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस गेंद पर किया गया कार्य mg गुणा s होगा, और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा जो इस स्थिति में किया गया कार्य है वह ज्यादा होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस स्थिति में जो बल और विस्थापन हैं वे समान दिशा में नहीं हैं। यहाँ बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में हैं, और हम जानते हैं कि जब भी हम कार्य की गणना बल गुणा विस्थापन के रूप में करते हैं तो यहाँ पर इस विस्थापन को हम बल की दिशा में ज्ञात करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो का हमारा यही लक्ष्य होने वाला है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि जब भी बल और विस्थापन एक ही दिशा में नहीं होते हैं तब हम किए गए कार्य की गणना कैसे करते हैं, यानी इस कथन का अर्थ क्या हुआ। तो चलिए हम इन दोनों स्थितियों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो पहली स्थिति में गुरुत्वीय बल नीचे की ओर है और वस्तु भी सीधे नीचे ही गिरती है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन दूसरी स्थिति में देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर है, लेकिन गेंद यहाँ पर कोण बनाते हुए नीचे गिर रही है, यानी यह एक कोण बनाते हुए सरकती है। तो फिर से यहाँ पर कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ है? इसका अर्थ यह है कि गुरुत्वीय बल वस्तुओं को अन्य दिशा में भी त्वरित करवा सकता है, यानी सिर्फ नीचे ही नहीं, यह वस्तुओं को अन्य दिशा में भी ले जा सकता है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। जरा सोचिए कि किस स्थिति में आपको लगता है कि गेंद अधिक तेजी से त्वरित होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप सहमत होंगे कि पहली स्थिति में ऐसा हो रहा होगा, यानी दूसरी स्थिति की तुलना में पहली स्थिति में गेंद बहुत जल्दी त्वरित होगी। अब आइए इस चीज को मैं यहाँ पर दर्शा भी देता हूँ। अगर हम इस गेंद को छोड़ देते हैं तो देखिए कि यह कितनी जल्दी से नीचे गिर जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब मैं इस गेंद को यहाँ पर सरका देता हूँ तो अब देखिए यह पहले की तुलना में थोड़ी धीमी है। फिर से हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर हम इसे स्लो मोशन यानी कि धीमी गति में देखना चाहें तो चलिए दोनों की हम साथ साथ तुलना करते हैं, और हम तुरंत ही यह देख सकते हैं कि यहाँ पर तो गेंद बड़ी तेजी से त्वरित हो रही है और नीचे की ओर त्वरित होती है, लेकिन यहाँ देखिए यह गेंद बहुत ही धीमी है। तो इसके मुकाबले गेंद यहाँ पर बहुत धीमी त्वरित हो रही है। तो जरा सोचिए कि हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर त्वरण कम है तो हम यह कह सकते हैं कि इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होना चाहिए। क्योंकि यह यहाँ पर कम बल का अनुभव कर रही है तो इसका मतलब है कि इसका त्वरण भी कम होगा। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस दिशा में है, लेकिन वह प्रभाव पिछली स्थिति की तुलना में कम हो गया है। तो किसी कोण पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव घट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस कोण के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम है। तो अब आइए हम तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। यहां हम कोशिश करेंगे कि वस्तु को गुरुत्वाकर्षण से क्षैतिज रूप से सरका दें। जरा सोचिए कि अब क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु आगे की ओर जाए। हम यह कल्पना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि इस स्थिति में कुछ भी नहीं होगा, यानी यह वस्तु बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। फिर से चलिए मैं इसे दर्शा देता हूं। तो यहां पर मैं एक वस्तु को रखूंगा और इस बार इसे हमने क्षैतिज रूप से रखा है। यहां यह गेंद हिल रही है क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर यह पूरी तरह समतल होती तो यह गेंद स्थिर ही रहती। तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण गति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह गेंद को त्वरित करवाने में सक्षम नहीं है।
तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का शून्य प्रभाव है, यानी कि जीरो इफेक्ट है। अब इससे पहले कि हम इस सब को आपस में जोड़ें और इसका अर्थ समझने की कोशिश करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सिर्फ गुरुत्वीय बल के लिए ही नहीं है, यह किसी भी बल के लिए देखा जा सकता है। उदाहरण रूप में मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक पोछा है और इसे हम आगे की ओर धकेल रहे हैं, तो यह पोछा आगे की ओर त्वरित होगा और आगे की दिशा में तेजी से गति करने लग जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसी पोछे को लें और इसे एक कोण पर धक्का दें, और हम देख सकते हैं कि वह बल इसे त्वरित कर सकता है। मतलब हालांकि बल किसी कोण पर लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव इस दिशा में होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो यह बल भी अन्य दिशाओं में प्रभाव डालता है, लेकिन फिर से आप इस बात से सहमत होंगे कि यह प्रभाव यहाँ पर थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब पोछा उतना तेजी से त्वरित नहीं होगा जितना इस स्थिति में हुआ था। तो यहाँ पर इसका प्रभाव घट गया है। और अंततः अगर हम इस पोछे को सीधा ही नीचे की ओर धक्का दे देते हैं, तो हम देख पाएंगे कि इसका क्षैतिज दिशा में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। तो इस दिशा में बल का शून्य प्रभाव है। तो अगर हम इस सब को जोड़ें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बल अन्य दिशाओं में भी प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे बल और गति यानी कि मोशन के बीच कोण बढ़ता जाता है, तो यहां पर प्रभाव कम होता जाता है। आप देख सकते हैं कि प्रभाव अधिकतम होता है जब बल और गति संरेखीय यानी कि एक ही रेखा में हो। लेकिन जैसे जैसे गति और बल के बीच कोण बढ़ता है, तो यहां पर प्रभाव घटता जाता है। और जब यह कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यह प्रभाव शून्य हो जाता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि बल का लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। लंबवत दिशा में इसका प्रभाव शून्य होता है। तो अब सोचिए, इस विशेष स्थिति में किए गए कार्य के बारे में हम क्या कह सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक गेंद लेता हूं और इसे पूरी तरह से क्षैतिज बोर्ड पर इस तरह से रख लेता हूं, और अब गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य के बारे में हम सोचते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण इस गेंद को नीचे की ओर खींच रहा है। मान लीजिए कि मैं अब इस गेंद को धक्का देता हूं और इसे क्षैतिज रूप से विस्थापित करवाता हूं। तो अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या हम बस कह सकते हैं कि यह कार्य गुरुत्वीय बल गुणा विस्थापन होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और विस्थापन के बीच जो कोण है वह इस स्थिति में 90 डिग्री है। तो अब हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण इस दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं रखता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह विस्थापन नहीं होता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर शून्य है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने इस वस्तु को विस्थापित नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने सिर पर सामान यानी कि लगेज ले जा रहा है और वह उस सामान को विस्थापित करते हुए आगे चलता है। तो जरा सोचें कि इस व्यक्ति के बल द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, यह कार्य शून्य होगा, क्योंकि वह सामान को ऊपर की ओर धकेल रहा है और यह विस्थापन की दिशा के लंबवत है। और तो हम यह कह सकते हैं कि इस बल का इस दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं है। इस बल की वजह से यह सामान विस्थापित नहीं हुआ है, और इसलिए इस बल द्वारा सामान पर किया गया कार्य शून्य होना चाहिए। तो सामान्य रूप से यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो अब देखते हैं कि यह ज्ञान हमारे मूल प्रश्न का उत्तर देने में हमें कैसे मदद करेगा। तो हम इस स्थिति में कार्य की गणना करना चाहते हैं। तो अब यह गेंद सीधे नीचे सरकने के बजाय मान लीजिए कि गेंद सीढ़ियों पर इस तरीके से जा रही है। मान लीजिए कि यह आगे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर से आगे जाती है, फिर नीचे आती है, और ऐसा ही चलता रहता है। यानी मान लीजिए कि इसकी गति इस प्रकार से हो रही है। मुझे पता है यह वास्तव में ऐसा नहीं कर रही होगी, लेकिन चलिए पहले इस स्थिति में कार्य की गणना कर लेते हैं, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि लुढ़कने वाली स्थिति में कार्य क्या होगा। तो इस पूरी गति में कार्य क्या है? आप सोच रहे होंगे कि यह बल गुणा विस्थापन होगा, और हमें बल भी पता है, वह m गुणा g है। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पर विस्थापन क्या होगा। क्या हमें पूरे विस्थापन को लेना चाहिए, यानी क्या हमें इन सबको जोड़ना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि क्षैतिज गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो वह विस्थापन काम में नहीं आएगा। देखिए, ऊर्ध्वाधर गति यानी कि वर्टिकल मोशन के दौरान गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण गेंद को नीचे की ओर खींच रहा है और विस्थापन करा रहा है, तो यह मायने रखता है। फिर से हम देख सकते हैं कि क्षैतिज गति के दौरान यह विस्थापन मायने नहीं रखता है। ऊर्ध्वाधर गति के दौरान तो यह मायने रखता है, लेकिन क्षैतिज गति के दौरान क्योंकि यहाँ पर कार्य शून्य है, तो हम उस विस्थापन को हटा सकते हैं। यह विस्थापन हमारे सूत्र में भी शामिल नहीं होगा, और इसलिए केवल वही विस्थापन मायने रखता है जो गुरुत्वीय बल की दिशा में होता है। और यही हमने पहले भी कहा था, जब आप कार्य की गणना कर रहे हैं तो केवल वही विस्थापन मायने रखता है जो बल की दिशा में हो रहा हो, यानी केवल वही विस्थापन काम में आता है। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर कुल विस्थापन क्या है। तो कुल विस्थापन के लिए हमें बस इन सभी विस्थापनों को आपस में जोड़ देना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें इस गेंद की जमीन से कुल ऊंचाई यानी कि h मिल जाएगी, यानी यहाँ पर कुल विस्थापन h होगा।
और इसलिए इस स्थिति में किया गया कार्य जब हम गेंद को सीधा ही नीचे की ओर गिराते हैं तब जो कार्य आता है उसके बराबर होगा। तो भले ही गेंद सीढ़ियों पर आगे और नीचे जाती रहे, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य समान ही होगा। अब बेशक आपके मन में यह आ सकता है कि यह तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, हमारा मूल प्रश्न स्लाइड पर था, आप यह सोच रहे होंगे। तो अब चलिए हम इस पर आते हैं। अब अगर हम बड़ी सीढ़ी की बजाय कल्पना करें कि यहां पर हमने सीढ़ियों के आकार को छोटा कर दिया है, तो हमारे पास यह लंबी सी सीढ़ी आ जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि गेंद फिर से यहां आगे जाती है, फिर नीचे आती है और ऐसा ही चलता रहता है। तो जरा सोचिए कि किया गया कार्य क्या होगा। फिर से आपको बता दूं कि हमें क्षैतिज विस्थापन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य यहां शून्य होगा। तो केवल ऊर्ध्वाधर विस्थापन ही मायने रखता है, यानी बल की दिशा वाला विस्थापन ही मायने रखता है। और अगर हम सबको जोड़ दें तो फिर से हमें यहां पर h ही मिलता है, यानी कुल विस्थापन h ही होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सीढ़ी का आकार छोटा भी कर दूं, फिर भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य समान ही होगा। अब मान लीजिए कि मैं अगर सीढ़ियों को और भी छोटा कर देता हूं, तो उस स्थिति में कार्य समान ही रहेगा, यानी अगर और भी छोटा कर दूं तब भी कार्य समान ही रहेगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम सीढ़ियों को और ज्यादा छोटा करते रहें तो गेंद की गति उतनी ही ज्यादा आसान होती जाएगी। और अंततः अगर हम कल्पना करें कि सीढ़ी बहुत 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 छोटी है, तो हम मान सकते हैं कि यह अब एक स्लाइड जैसी है, और अब हम कह सकते हैं कि स्लाइड पर भी किया गया कार्य समान ही होगा। तो दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल समान कार्य करता है। अब हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। यहां स्लाइड की बजाय मान लीजिए कि गेंद किसी वक्र पर जा रही है, यानी कर्व पर जा रही है। तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? फिर से मैं आपको बता दूं कि यह कार्य समान ही होगा, क्योंकि फिर से आप इसे बहुत बहुत छोटी सीढ़ियों के रूप में सोच सकते हैं। और जब आप सभी विस्थापनों को जोड़ेंगे तो केवल ऊर्ध्वाधर विस्थापन ही मायने रखते हैं, तो कुल विस्थापन फिर भी यहां पर h ही आ जाएगा। तो इस जटिल वक्र वाले उदाहरण में भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य समान ही होगा। और अब हम इसे सामान्य रूप से कह सकते हैं, भले ही हमारी गेंद किसी अजीब उलझे हुए रास्ते से जाए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य फिर भी समान ही रहेगा। तो ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कौन सा पथ ले रही है, यह बस वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी यहां पर केवल ऊंचाई ही मायने रखती है, यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कल हमारे पास कोई वस्तु किसी अजीब रास्ते से जाए और हमसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो हमें पथ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बस कहेंगे कि यह कार्य बल गुणा ऊंचाई है। तो जरा सोचिए कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। कुछ दैनिक उदाहरणों को देखकर हमने देखा कि बल अन्य दिशाओं में भी प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बल अधिकतम प्रभाव उसी रेखा में डालते हैं जहां वे लगे होते हैं। और जैसे जैसे गति और बल के बीच का कोण बढ़ता जाता है, प्रभाव यहां पर घटता जाता है। और अंततः जब कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो हमने देखा कि बल का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो अगर बल और विस्थापन लंबवत हो, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि उस दिशा में बल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और इसका उपयोग करके हमने पाया कि जब गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है, तो यह मायने नहीं रखता है कि वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कौन सा रास्ता ले रही है, सीधा नीचे जा रही है, स्लाइड पर जा रही है, या वक्र से जा रही है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य सभी स्थितियों में समान ही होगा, और यह कार्य होगा गुरुत्वीय बल गुणा ऊंचाई। और इसे साबित करने का एक तरीका यह है कि हम कल्पना करें कि यह गेंद यहां पर बहुत ही छोटी सीढ़ियों से गिर रही है, और जब गेंद आगे बढ़ती है तो वहां किया गया कार्य शून्य है। तो वह विस्थापन मायने नहीं रखता है, और केवल ऊर्ध्वाधर विस्थापन हमारे समीकरण में आएगा। और जब हम सबको जोड़ लेते हैं तो हमें यहां पर यह ऊंचाई मिल जाएगी। तो चाहे गेंद कोई भी पथ अपनाए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जितनी ऊंचाई से गेंद नीचे गिरी है।